गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जो ब्रह्मांड में मौजूद सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचती है। यह एक ऐसा बल होता है जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर खड़े रह पाते हैं और चंद्रमा इसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो ऑन ग्रेविटेशन, ऑल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक होंगे वो सभी पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वी हैव टू लर्न टुडे। आज हमें सीखना होगा ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड्स, buoyancy, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ग्रेविटेशन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर को इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहला हेडिंग है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? तो ग्रेविटेशन हम जो है कॉमनली किसे कहते हैं? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which it act between every object in the universe. For example, force of attraction between sun and planets, between earth and moon. आगे देखेंगे, मतलब इसका बता दें, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन एक तरीके का आकर्षण बल होता है विच इट एक्ट बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जो कि ब्रह्मांड के सभी ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स, एक सूरज और किसी ग्रह के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, या फिर अर्थ एंड मून के बीच में जो लग रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। अगला आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये यम हो गया कैपिटल यम, एक ऑब्जेक्ट ये स्मॉल यम हो गया, तो इनके बीच में जो और दूरी हमेशा सेंटर से ली जाएगी। तो यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए, यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो डी ही मान लीजिए डी होगी। तो इनका जो कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इनके मास के प्रोडक्ट के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके जो बीच में जो दूरी है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए आगे इसको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए इधर यहाँ पे अगर माना जाए कि लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी masses capital M and small m lie at a distance d from each other as shown in figure above, जिस तरीके से अब फिगर में दिखाया गया है। तो लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बी एफ, माना कि उनके बीच में जो दूरी है, उनके बीच में जो बल लग रहा है उसे हम एफ कहते हैं। ठीक, दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी जिनका मास कैपिटल एम स्मॉल एम है, उनके बीच में जो दूरी है वो डी है, जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया है। उनके बीच में जो बल लग रहा है वो माना एफ है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार the force between two objects is directly proportional to the product of their masses। मतलब जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के प्रोडक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके दूरी के स्क्वायर के, दूरी के स्क्वायर के। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कॉमन करके। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे हम g बोलते हैं, एक कांस्टेंट है जिसका क्या नाम है, कैपिटल G। तो कैपिटल G यहाँ पे एक कांस्टेंट रखेंगे तो f की जो वैल्यू हो जाएगी f इज इक्वल G कैपिटल M स्मॉल m अपान में d का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक, G की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब G की वैल्यू हम आपको बता देते हैं। तो जो G की वैल्यू होगी, कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 होता है, बट इसको 7 लेंगे इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही होता है। कैपिटल F डी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कैपिटल M और स्मॉल m, ये हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम यहाँ से एफ डी स्क्वायर निकालना चाहेंगे, अगर मतलब G की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो जहाँ पे G की वैल्यू जब G की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद इसकी वैल्यू हम इसमें जो इसकी वैल्यू होती है वो रख के निकालेंगे, तो G की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप पढ़ेंगे फ्री फॉल। तो when an object throw upward it reach some height and then falling down. Why is it falling down? Because earth attract every object with a force which is under the influence of gravitational force. We have to say that it is in a state of free fall. Means when an object throw upward, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इट रीच सम हाइट, ये कुछ हाइट तक जाता है, एंड देन फॉलिंग डाउन, उसके बाद नीचे गिरने लगता है। वाई इज़ इट फॉलिंग डाउन, ये क्यों नीचे गिरने लगता है? बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स, क्योंकि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उससे हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। वी हैव टू से दैट, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज़ इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल, कि ये अवस्था जो होती है वो फ्री फॉल की अवस्था होती है। इस चीज़ को आप इस वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं। फ्री फॉल को आप इस वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब चलते हैं जो है कैलकुलेट ऑफ वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जी की वैल्यू कैसे आती है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो क्योंकि जी इज इक्वल होता है जी एम अपान में आर स्क्वायर। ये आर क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होती है आर, जो कहीं हम डी से लिखते हैं और कहीं हम आर से लिखते हैं, इसको कहीं हम कैपिटल आर से भी लिख देते हैं। तो इससे आप लोग कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। जब कैपिटल आर जो होता है वो भी डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि अर्थ एंड ऑब्जेक्ट की कोई और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। जी बराबर हो जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। और जो कैपिटल एम की जो वैल्यू होगी वो होगी 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम होती है। एंड जो रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो हो जाएगा अपॉन में
6.4 इंटू 10⁻6 होता है। 10⁻, कितना होता है? हाँ 10⁻6 होता है, सॉरी 10⁻6 होता है, और पावर में हो जाएगा 2 हो जाएगा ये, ठीक। और जो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो बराबर में 9.8 आएगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9.8 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो जी की वैल्यू आएगी इसको आपको सॉल्व करने के बाद में वो 9.8 ठीक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी जी की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे जब। तो इस तरीके से thus the value of acceleration due to gravity of the earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्या है? तो पहला अंतर है मास इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर। जो मास होता है वो मैटर जो लिखा है, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास जो होता है वो पदार्थ का गुण होता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हर जगह सेम होता है। वेट में क्या है? वेट डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वेट जो है वो ग्रेविटी के इफेक्ट पर डिपेंड करता है। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, और वेट हर जगह बदलता रहता है। दूसरा डिफरेंस है मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता है। बट वेट में क्या है? वेट कैन बी जीरो इफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज इन स्पेस। अगर वेट में अगर ग्रेविटी जीरो हो गई तो वेट भी जीरो हो जाएगा। जैसे स्पेस में ग्रेविटी अगर वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, जैसे ग्रेविटी अगर सेंटर में जीरो हो गई, अर्थ के सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट ले जाएंगे वहाँ पे अगर जीरो हो गई तो वेट भी वहाँ पे जीरो हो जाएगा। और वेट जिस हिसाब से वेरी करती है उस हिसाब से ग्रेविटी जिस हिसाब से वेरी करती है उस हिसाब से वेट भी वेरी करता है। तो ग्रेविटी जीरो हो सकती है तो वेट भी जीरो हो सकता है। तीसरा डिफरेंस, मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। मास कभी बदलता नहीं है। वेट इंक्रीज और डिक्रीज विथ हायर और लोअर ग्रेविटी, और वेट जो है वो क्या हो जाएगा? बदलता रहेगा, ठीक है। जिस हिसाब से ग्रेविटी होगी उस हिसाब से बदलता रहेगा। मास इज स्केलर क्वांटिटी, weight is vector quantity, it has magnitude and directed towards the center of the earth और अदर ग्रेविटी वेल। मतलब जो वेट होता है, वेट की डायरेक्शन जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ आता है, यानी कि जो mg होता है वही होता है w इज इक्वल mg, और mg की डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ किस तरफ? अर्थ के सेंटर की तरफ। यानी कि इसका भी एक डायरेक्शन है, तो जिसका डायरेक्शन होता है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हैं जो कि सेंटर की ओर काम करता है। अगला है मास में बी मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी बैलेंस। मास को मेजर करने के लिए एक ऑर्डिनरी बैलेंस का यूज किया जाता है। वेट इज मेजर्ड यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस, और वेट को जो है एक स्प्रिंग बैलेंस से हम मेजर करते हैं। अगला है क्वेश्चन, जो अगला डिफरेंस 6 है, मास यूजुअली इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम। मास को हम ग्राम एंड किलोग्राम में हम मेज़र करते हैं। बट वेट ऑफ्टन इज मेजर्ड इन न्यूटन्स इन यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन जो वेट होता है उसे हम किस में मेजर करेंगे? न्यूटन्स, ये यूनिट ऑफ फोर्स जो कि फोर्स की यूनिट होती है, क्योंकि वेट भी एक तरीके का फोर्स है, तो उसको भी हम न्यूटन में मेज़र करेंगे।
और मास की जो यूनिट होगी वो किलोग्राम होगी और जो वेट की यूनिट होगी वो न्यूटन होगी। तो उम्मीद करते हैं मास एंड वेट में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट इज द प्रेशर गिवन टू ए वुडन ब्लॉक इन द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू इट। थ्रस्ट जो होता है एक तरीके का प्रेशर है जो कि वुडन ब्लॉक पर लगाया जाता है या दिया जाता है इन ए डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू इट, जो कि उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। और प्रेशर इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस फोर्स। प्रेशर को कंटिन्यूअस फोर्स के द्वारा डिफाइन किया गया है जो कि अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द बॉडी विथ विच इट कम्स इनटू टच, कि फिर से जो है वो बॉडी उसके टच में रहे। तो जैसे आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर को डिफाइन किया जाता है। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब यहाँ पे जो एरिया होगा वो कितना ज़्यादा है। यहाँ पे एरिया यानी कि लार्ज एरिया है। यहाँ पे एरिया देखिए, इस वाले फिगर में एरिया देखिए स्मॉल एरिया है, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि फोर्स जितना लग रहा है, अगर मान लीजिए उतना ही फोर्स लग रहा है। एक नीचे ड्राइंग पिन है, तो इस पे अगर आप प्रेशर डालेंगे इस वुडन ब्लॉक पे तो किस पे ज़्यादा प्रेशर मालूम पड़ेगा? तो फिगर ए में मालूम पड़ेगा या फिगर बी में मालूम पड़ेगा, ठीक है, किस वाले फिगर में मालूम पड़ेगा? तो क्योंकि प्रेशर जो होता है वो होता है F अपॉन A, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसमें अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा। तो इस वाले में एरिया ज़्यादा है इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रेशर इज़ लेस देन ए। इसमें क्या हो जाएगा? इस वाले में हो जाएगा प्रेशर इज़ ग्रेटर देन ए। समझ में आया? उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्रेशर एंड थ्रस्ट। अब अगला टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में यानी तरल में किस तरीके का प्रेशर होता है ये देखेंगे। तो फ्लूइड प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन ए स्पेसिफिक आइटम ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज्ड कंटेनर और इन द फ्लूइड। फ्लूइड प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। फ्लूइड प्रेशर को भी हम फोर्स पर यूनिट एरिया से ही डिफाइन करते हैं, यानी स्पेसिफिक आइटम किसी निश्चित जो है खास चीज़ के लिए ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज्ड कंटेनर, जो क्लोज्ड कंटेनर होता है उसकी सतह पर, इन द फ्लूइड के अंदर। दिस प्रेशर इज काज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। और ये जो प्रेशर होता है वो बाहरी फोर्स के कारण होता है, लाइक मैकेनिकल फोर्स ऑफ फ्लूइड ऑन क्लोज कंटेनर, जो मैकेनिकल फोर्स होता है क्लोज कंटेनर के अंदर, अथवा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है बॉयंसी। बॉयंसी फोर्स क्या है? बॉयंसी इज एन अपवर्ड फोर्स which determine whether an object will float or sink। buoyancy फोर्स को हम अपवर्ड फोर्स बोलेंगे या अपथ्रस्ट फोर्स बोलेंगे या हिंदी में इसको उत्प्लावन बल भी बोला जाता है, जिसको डिफाइन कर सकते हैं हम किससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट डूबेगी या फिर तैरेगी। फर्दर इस प्रकार जो है फर्दर मोर इट मेजर्स टू डिफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेंसिटी एंड द गैस और फ्लूइड इट डिस्प्लेस। वो जो है इट मेजर्स द डिफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको मेज़र किया जाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट में
ऑब्जेक्ट की डेंसिटी में जो है डेंसिटी से, जैसे वो गैस हो गया, फ्लूइड्स हो गया, इट डिस्प्लेस, मतलब किसी भी फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट डूब रही है या फिर तैर रही है या फुली इमर्स्ड है या फिर पार्शली इमर्स्ड है, तो उसी को हम इससे डिफाइन करते हैं, उसी से इसको डिफाइन किया जाता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ग्रेविटी नीचे की ओर काम कर रही है, यम ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि नीचे की ओर जा रहा है। अब ये क्या है, फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, ये फ्लूइड है और जिसकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या है, रो है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ग्रेविटी काम कर रही है नीचे की तरफ। अब ये पार्शली जो है, पार्शली इमर्स्ड है, इसमें सिंक हो रहा है, पार्शली इमर्स्ड है इन वाटर। बट इसमें जो वाटर जो है वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, वाटर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है और ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। जो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है इसी को बोला जाता है अपथ्रस्ट फोर्स। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, अपथ्रस्ट फोर्स या बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स क्या होता है, ऊपर की तरफ लगता है, बायंसी फोर्स क्या होता है, ऊपर की तरफ लगता है। अगला टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसे कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द अपवर्ड बायंट फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड्स। जो अपवर्ड बायंट फोर्स होता है, जो उत्प्लावन बल होता है, जो ऊपर की ओर काम करता है, एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है कि जब किसी तरल में कोई ऑब्जेक्ट डूब जाती है, वेदर पार्शली और फुली इमर्स्ड, चाहे वो पार्शली आधे रूप से डूबी हो या पूर्ण रूप से डूबी हुई हो, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। तो वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है उसके वेट के बराबर, वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेस्ड, जो बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है फ्लूइड, उसके बराबर होता है। एंड एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वो ऊपर की ओर हमेशा काम करता है, एट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट फुली या पार्शली डूबता है वो अपने वेट के इक्वल जो फ्लूइड होगा उसको डिस्प्लेस्ड करता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की ओर गया, नीचे की ओर जो है गया, नीचे की तरफ ग्रेविटी काम कर रही है, ऊपर की ओर अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होगा। वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी या सापेक्ष घनत्व जो होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है, सब्सटेंस का जो है रेशियो होता है सब्सटेंस डेंसिटी का, या फिर टू द डेंसिटी ऑफ द गिवन रेफरेंस मटेरियल। इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। ये क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्या होता है ये, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी की जो है कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो नीचे जगह बना के यहाँ लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी को R से लिखते हैं, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस,
अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये होता है इसका फार्मूला। फॉर एग्जांपल जैसे इधर देख रहे हैं, एग्जांपल के लिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना दिया गया है 10.8। द डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना गया 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस में क्या है सिल्वर है। ठीक, और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगर डेंसिटी ऑफ वाटर हम निकालना चाहते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना चाहते हैं, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि इसको हम सिल्वर को इधर लिखेंगे, सिल्वर की डेंसिटी। ठीक है, सिल्वर की डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसको आर यानी कि रिलेटिव डेंसिटी और इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर ऐसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल हो जाएगा, वैल्यू दिया गया है कि रिलेटिव जो डेंसिटी है ऑफ सिल्वर की वो 10.8 है, तो 10.8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें डेंसिटी जो दिया गया था डेंसिटी ऑफ वाटर 10 पावर जो है 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया गया था। मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यानी कि इसका जो है एक ज़ीरो अगर काटेंगे तो ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा। ठीक है, इस साइड आ जाएगा, बचेगा कितना जीरो 2 जीरो बचेगा, तो अब ये आ जाएगा 108 और फिर डबल जीरो, या फिर ऐसे लिख सकते पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसका। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Thank you viewers for watching the video and taking the time to engage with our content. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।